गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम आज 8 क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन रीड कर रहे हैं। ये लेसन का नाम हमारा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और आज की जो हमारी हेडिंग है वो है बेटा प्लासी का युद्ध। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद यानी सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था क्योंकि ये शक्तिशाली शासक थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी को भय था सिराजुद्दौला से, तो कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो कठपुतली यानी जो कंपनी के इशारों पर काम करे, उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी न करे। यानी कंपनी ऐसा नवाब चाहती थी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब, यानी प्रतिद्वंदी क्या होता है, जो मुकाबला करने वाला या दुश्मन होता है बेटा। तो कंपनी सिराजुद्दौला से तो भय था कंपनी को, तो वो चाहती थी कि किसी सिराजुद्दौला को के ऐसे प्रतिद्वंदी को नवाब बना दिया जाए जो कंपनी की कामयाबी या जो कंपनी को कामयाबी मिल जाए, यानी कंपनी के काम में आनाकानी ना करे। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य की राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। यानी सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा भी कि वह उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलाबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। यानी सभी जो मैंने बताई थी आपसे कि वो औरंगजेब से उसने राजस्व न देने के लिए बेटा वो राजस्व न देने के लिए औरंगजेब की सहमति ली थी। तो ऐसा चाहता था, लेकिन नवाब ऐसा चाहता था कि ना तो किलेबंदी बढ़ाई जाए और ना ही यानी राजस्व चुकाया जाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। यानी नवाब चाहता था बेटा कि किलेबंदी रोक दी जाए और राजस्व यानी दिया जाए, लेकिन ना तो कंपनी मानने को इन चीज़ों को तैयार थी और ना ही राजा इन चीज़ों से सहमत था। यानी राजा चाहता था कि राजस्व चुकाया जाए। तो दोनों में हमले होने लगे। फिर क्या हुआ, 30,000 सिपाहियों ने कासिम बाजार में स्थित एक इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख किया। यानी कलकत्ता, जैसे बताया था आपसे कि 3 गांव उसने कंपनी ने खरीद लिए थे जिसमें कलकत्ता भी शामिल था। तो नवाब ने यानी हथियार छीन लिए, जहाज़ों को घेर लिया और वहाँ कलकत्ता पर कब्जा करने के लिए यानी उधर की तरफ रुख कर लिया। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात, यानी जब ये सुना कंपनी ने कि भाई कलकत्ता के क्षेत्र पर नवाब अधिकार कर रहा है, तो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी मद्रास से यानी सेना भेज दी और इस सेना को 9 सैनिक बड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद बेटा नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही, यानी कि किसी तरह से युद्ध को रोक दिया जाए। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। क्या हुआ बेटा, ये जो मीर जाफर है ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन कंपनी ने मीर जाफर को यानी जो ये मीर जाफर था ये कंपनी को यानी सिराजुद्दौला के बारे में बताने लगा। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं लिया। यानी मीर जाफर जो है यानी कंपनी को यानी सिराजुद्दौला की बातें बताने लगा, जबकि ये सेनापति था
सिराजुद्दौला का। और जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर की जो सेना की टुकड़ियां थी उन्होंने युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाई ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे यानी नवाब बना दिया जाएगा। यानी कंपनी ने मीर जाफर को यानी अपने उसमें चाल हेरा फेरी के कारण उसको मना लिया और उससे कहा कि हम सिराजुद्दौला को यानी बंगाल का नवाब हटा देंगे और आपको यानी उसका बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस तरह का उसको आश्वासन दिया गया। इसके बाद है बेटा 아티스트들을 인정받고 싶어하고 대중들은 쉽게 인정을 해주지 않아요. 일반 대중들은 इसके बाद बेटा प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली लड़ाई थी, इसलिए प्लासी की युद्ध को हमेशा याद रखा जाता है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, क्योंकि कंपनी ने उनको कहा था कि भाई हम सिराजुद्दौला के बाद आपको नवाब बना देंगे, तो मीर जाफर को बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था, यानी और अधिक फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें यह भी था कि अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुता, यानी ये भी चाहते थे कि वो जनता से उन्हें सम्मान और प्रभुता का दिखावा भी करना पड़े, यानी ऐसा भी चाहते थे। तो फिर कंपनी क्या करती, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर ने यानी कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1700, ये भी याद रखे बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर भेज दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों के निपटारे, व्यापारिक जरूरत और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, हमें खुद ही यानी नवाब बनना पड़ेगा। यानी अब किसी को भी कंपनी ये सोचने लगी कि अगर हम ऐसे ही यानी किसी को नवाब बनाते रहेंगे तो हमारा व्यापार नहीं फैलेगा। तो जो रॉबर्ट ये क्लाई था बेटा, इसने खुद ऐलान कर दिया कि हमें बंगाल का नवाब खुद ही बनना पड़ेगा। इसके बाद बेटा आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। और दीवानी मिलने के कारण, क्वेश्चन ये भी बेटा आता है, दीवानी मिलने के बाद बंगाल का क्या हुआ, तो आप ये ध्यान से सुने। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। सबसे मेन पॉइंट बेटा, क्योंकि अब जो था कंपनी की दीवानी थी, या दीवानी एक तरफ से यानी बंगाल कंपनी के नियंत्रण में आना, तो दीवानी मिलने के कारण बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन यानी कंपनी के अंडर में हो गए। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता रहा। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास से भारत में भेजने के लिए और कोई चीज़ें नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी यानी बाहर से बंगाल से ही कंपनी इतना कमाने लगी कि उसे यानी बदले में सोना चांदी नहीं देना पड़ता था। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, यानी इतना कमाने लगी। अब अपनी
फौजों को भी संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के नियंत्रण की लागत भी उठा सकती थी। तो ऐसा हुआ बेटा कि कंपनी को यानी बंगाल की दीवानी मिल गई और दीवानी मिलने के कारण उसका व्यापार बढ़ने लगा और बढ़ने के कारण यानी सारे जो भी खर्चे आपने अभी अभी पढ़े वो सारे खर्चे यानी अब कंपनी भारत से ही करने लगी और उसे अब सोना चांदी यानी नहीं, बदले में वस्तुओं को खरीदने के लिए सोना चांदी नहीं देना पड़ता था। अब बेटा कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये हेडिंग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि नवाब बनने की क्या, इसका एक मतलब था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, क्योंकि ये बंगाल का नवाब बन गया था तो सत्ता आ गई उसके हाथ में और ताकत यानी व्यापार फैलने के कारण वो ताकतवर हो गए। लेकिन इसके पीछे कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा, हर अफसर। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया बेटा कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे यानी जो वहाँ के नवाब थे उनको मजबूर कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीनों का बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा से भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत बेटा 400,104,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अब उसको अपनी सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत पाई गई। और जबकि उसको काम सौंपा गया था कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर बाद में सरकार ने जब इसके पास इतना पैसा देखा, भ्रष्टाचार का आरोप इसी पर लगाया गया और इसने अपनी सफाई दी। सरकार को उसकी यानी अकूत यानी बेहिसाब संपत्ति के कारण स्रोत संदेह हुआ और उसे भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। इसके बाद है बेटा कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए और बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट बेईमान मानना तो सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से भी थे। उनमें सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं, ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी जिए। तो धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्हें आलीशान जीवन जिया बेटा, जो बाहर से यानी जो अंग्रेज या कंपनी जो अफसर आलीशान यानी धन दौलत लेकर गए वो आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते हैं और यह भारतीय शब्द है। आपने पता था अंग्रेजों वो बंगाल के नवाब या भारतीय शब्द है बेटा, लेकिन जब ये अपने देश में पहुँचे तो इनको वहाँ नवाबों की उपाधि मिली, क्योंकि इनके पास बेशुमार धन दौलत था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो बेटा आज इतना ही है। वीडियो को आप ध्यान से देखें, बार बार देखें, सुने, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंपनी का फैलता शासन, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए।